हेलो बच्चों, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास हम हमारी 11th क्लास केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं स्टार्ट कर चुके थे। और वहां हमने क्या पढ़ा था? वहां हमने बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी द्रव के वर्गीकरण को पढ़ा था। हमने पहले तो जाना था कि द्रव क्या होता है और उसके बाद हमने समझा था कि द्रव के को वर्गीकृत कैसे किया जा सकता है। वहां हमने शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर की सीखने वाले हैं जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान इकाई। इंग्लिश में इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या इसके को शॉर्ट में हम AMU कहेंगे। तो चलो आओ समझते हैं कि भाई हमको एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई की क्या जरूरत पड़ी। ये बात है कुछ 1800 की। 1800 के अंदर 1850 1860 के अंदर जब केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी तो केमिस्ट को यानी साइंटिस्टों को छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कणों के द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ी। लेकिन उस जमाने के अंदर हमारे पास ऐसी कोई मशीन या ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी कि हम छोटे छोटे कणों या छोटे छोटे कणों के द्रव्यमानों को कैलकुलेट करके बता देंगे। जैसे आज के जमाने के अंदर तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिससे हम छोटी छोटी चीजों के द्रव्यमान को यानी वजन को कैलकुलेट करके बता सकते हैं। लेकिन उस जमाने में जब केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी उस टाइम पे हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे हम छोटी छोटी चीजों के द्रव्यमान को यानी छोटे छोटे कणों के परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके द्रव्यमानों को कैलकुलेट करके बता दे। तो उस टाइम पर साइंटिस्टों को इस बात की जानकारी की जरूरत पड़ी कि किसी परमाणु का वजन कितना होता है यानी किसी परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो अगर अपन बिल्कुल बेसिक से चले तो भाई हम सबको पता है कि परमाणु के अंदर तीन चीज होती है। परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर होता है प्रोटॉन और परमाणु के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो अगर किसी परमाणु का हमको वजन पता लगाना है यानी उसका द्रव्यमान पता लगाना है तो हम उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को प्रोटोनों के द्रव्यमान से और प्रोटोनों के द्रव्यमान को न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से अगर जोड़ दें तो हमारे पास परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को प्रोटॉन के द्रव्यमान से और इसको न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अगर जोड़ता हूं तो मेरे पास परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। देखो अभी तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि अरे परमाणु द्रव्यमान ये तो बहुत ही आसान सी चीज है, हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी पता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी पता है। तो तीनों के द्रव्यमान को जोड़ो उस परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। लेकिन ये तो आज की बात है। आज इतना जमाना जो तरक्की कर चुका है, इतनी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो चुकी है, हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी पता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी पता है। बात तब की हो रही है जब केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी। उस टाइम पर ना तो हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता था, ना प्रोटॉन का द्रव्यमान पता था और ना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पता था, और इनमें से बहुत सारी चीजें तो खोजी भी नहीं जा चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कुछ चीज होती है क्या। बहुत सारी चीजें तो पता भी नहीं थी। तो उस टाइम के अंदर साइंटिस्टों को इस बात की जरूरत महसूस हुई कि यार हमें परमाणु का द्रव्यमान पता होना चाहिए। हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके अंदर हमें परमाणु के द्रव्यमान की जरूरत है। तो परमाणु द्रव्यमान को कैलकुलेट करने के लिए हमने बिठाया जुगाड़, यानी केमिस्ट ने क्या बिठाया? जुगाड़। और वही सेम जुगाड़ बिठाया जो किन्होंने बिठाया था? फिजिक्स वालों ने बिठाया था। तो आओ समझते हैं उस जुगाड़ को। और उस जुगाड़ को समझने के लिए हमें लाना पड़ेगा एक तराजू। तराजू अंग्रेजी में जिसको आप वेइंग मशीन बोलते हो, हम लेके आए एक तराजू। ये तराजू। अब हमने क्या किया, मान लो हमें किसी एक बॉक्स का वजन पता लगाना था। आज के टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, तो आप बड़े हंसते खेलते हंसी मजाक में बताओगे कि सर 1000 ग्राम को ही तो
1 किलोग्राम कहते हैं। लेकिन ये तो आज के ज़माने की बात है। देखो कभी ना कभी किसी ना किसी ने जीवन में पहली बार तो ये तय किया होगा कि मैं इतने वज़न को 1 किलोग्राम वज़न कहूँगा, मैं इतने वज़न को 2 किलोग्राम वज़न कहूँगा। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 सेंटीमीटर क्या होता है, बताओ 1 मीटर क्या होता है, तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई सी स्केल ला करके मुझे बताओगे सर देखो ये 1 सेंटीमीटर होता है, ये 1 मीटर होता है। लेकिन दुनिया में किसी ना किसी ने पहली बार कभी ना कभी तो ये बात तय की होगी ना कि मैं इतनी दूरी को 1 सेंटीमीटर कहूँगा, इतनी दूरी को 1 मीटर कहूँगा। तो हम तब की ही बात कर रहे हैं जब ये तय नहीं हुआ था कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो क्या हुआ, अगर हमें किसी भी चीज़ों का यानी फिजिक्स वालों को किसी भी चीज़ों का वजन कैलकुलेट करने यानी भार पता लगाने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया, उसको कंपेयर करना शुरू किया किसी दूसरी चीज़ के यानी किसी दूसरी वस्तु के वजन के। मतलब अगर किसी एक वस्तु का भार पता लगाने की ज़रूरत थी तो उसको किसी दूसरी वस्तु से कंपेयर करने की कोशिश की गई। तो उसके लिए उस कंपैरिजन के लिए जो रेफरेंस माना गया वो माना गया एक सिलेंडर को। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी म्यूज़ियम में पड़ा हुआ ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर को एज ए रेफरेंस सिलेंडर मान लिया गया कि अब दुनिया में हम किसी का भी वजन कैलकुलेट करेंगे, किसी का भी भार कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको किससे कंपेयर करने वाले हैं, इसी सिलेंडर से कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर हमें एक बॉक्स का वजन पता लगाना है तो हमने क्या किया, एक साइड तो बॉक्स रखा और दूसरी साइड हम सिलेंडर रखना शुरू करा। तो जैसे ही हमने इस बॉक्स के कंपैरिजन में एक सिलेंडर रखा तो दोनों का वजन क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इस आधार पर बताओ हम क्या कह सकते हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक बॉक्स का जो भार है, इस एक बॉक्स का भार एक सिलेंडर के भार के क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है, एक सिलेंडर के भार के बराबर आ चुका है। उसी तरीके से बॉक्स के अलावा मान लो हमको किसी हाथी का वजन कैलकुलेट करना है। हाँ जी, हमें किसी हाथी का वजन कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अगर हमें हाथी का वजन कैलकुलेट करना है तो वो भी हम किससे करेंगे, इस सिलेंडर से कंपेयर करके करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक साइड तो हाथी को बिठाएंगे और एक साइड सिलेंडर रखते जाएंगे और उसका वजन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मान लो एक सिलेंडर रखा बराबर नहीं आया, 2 सिलेंडर रखा बराबर नहीं आया, 3 सिलेंडर रखा बराबर नहीं आया, ऐसे करके हमने 500 सिलेंडर रख दिए। कितने सिलेंडर रख दिए, 500 सिलेंडर रख दी। और 500 सिलेंडर रखने के बाद हाथी का वजन और इन 500 सिलेंडर का वजन इस तराजू के ऊपर यानी इस वेइंग मशीन के ऊपर क्या आ गया, बिल्कुल बराबर आ गया। तो हम इस आधार पर क्या कह सकते हैं, हम इस आधार पर कह सकते हैं भैया एक हाथी का वजन यानी एक हाथी का भार किसके बराबर हो जाएगा, एक हाथी का भार हो जाएगा 500 गुणा एक सिलेंडर के भार के बराबर। तो एक हाथी का वजन हो जाएगा 500 गुणा एक सिलेंडर का भार। सिंस हमें जब भी अब दुनिया में किसी भी चीज का वजन कैलकुलेट करना होगा, किसी भी चीज का भार निकालना होगा तो हम उसको किससे कंपेयर करने वाले हैं, हम उसे इसी सिलेंडर से कंपेयर करने वाले हैं। दुनिया में किसी भी वस्तु का वजन पता लगाने के लिए हमने इस सिलेंडर को एक स्टैंडर्ड मान लिया है कि हम अब इसी से कंपेयर करेंगे। तो जब भी मैं किसी भी चीज का वजन कैलकुलेट करूंगा, दुनिया के किसी भी पदार्थ का, दुनिया की किसी भी वस्तु का वजन कैलकुलेट करूंगा तो मुझे ये वाला वर्ड बार बार लिखना पड़ेगा, एक सिलेंडर का भार। जैसे मैंने एक बॉक्स का वजन कैलकुलेट किया तो मैंने लिखा एक बॉक्स का भार बराबर एक सिलेंडर का भार। एक हाथी का वजन कैलकुलेट किया तो क्या लिखा, एक हाथी का भार बराबर 500 गुणा एक सिलेंडर का भार। उसी तरीके से मान लो किसी और वस्तु का अगर आप वजन कैलकुलेट करोगे तो आप लिखोगे उस वस्तु का भार बराबर 500 क्या 600 गुणा एक सिलेंडर का भार, x गुणा एक सिलेंडर का भार, y गुणा एक सिलेंडर का भार। तो हमें ये वाला वर्ड, ये वाला शब्द बार बार लिखना पड़ रहा है। तो क्योंकि हमें ये वाला शब्द बार बार लिखना पड़ रहा है तो क्यों ना हम इसको एक यूनिट बना लें, क्यों ना हम इसको एक इकाई बना लें। तो आज से और अभी से उन्होंने यानी फिजिक्स वालों ने क्या कहना शुरू करा, उन्होंने कहना शुरू करा कि आज
से हम इस एक सिलेंडर के भार को 1 किलोग्राम कहेंगे। बोलो आती है बात समझ के अंदर। उन्होंने मान लिया कि अब इस एक सिलेंडर के भार को अब हमेशा की तरह कहेंगे 1 किलोग्राम कहेंगे। तो जैसे ही हम इस एक सिलेंडर के भार को 1 किलोग्राम कहेंगे तो देखो हमारा जीवन कितनी आसानी से कटेगा। अब हमें एक बॉक्स का भार पता लगाना है तो हम सीधा सिंपल सा लिख देंगे एक बॉक्स का भार बराबर 1 किलोग्राम। उसी तरीके से हमें अगर एक हाथी का भार पता लगाना था तो अब हम बड़ी आसानी से क्या लिख देंगे, एक हाथी का भार बराबर 500 किलोग्राम। हमें अब ये बड़ा सा टर्म बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जिसको लिखने में ही, जिसको बोलने में ही इतना टाइम लग रहा है एक सिलेंडर का भार, उसको लिखने में भी टाइम लगेगा। तो अब हमारा जीवन आसानी से कटेगा। तो इस तरीके से क्या किया, चीजों के वजन को कैलकुलेट करने के लिए यानी चीजों के भार को पता लगाने के लिए एक सिलेंडर को रेफरेंस मान लिया गया और उसी सिलेंडर के भार को यानी उसी सिलेंडर के वजन को कितना मान लिया गया, 1 किलोग्राम मान लिया गया। और यही सेम जुगाड़ जो फिजिक्स वालों ने वजन यानी भार कैलकुलेट करने के लिए लगाया था, वही सेम जुगाड़ केमिस्ट्री वालों ने छोटे छोटे कणों को यानी परमाणुओं के, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके वजन को कैलकुलेट करने के लिए लगाया गया। जैसे फिजिक्स वालों ने इस एक सिलेंडर को क्या बनाया था, अपना रेफरेंस बनाया था, उसी तरीके से केमिस्ट्री वालों ने क्या किया, उसी तरीके से केमिस्ट्री वालों ने क्या किया, केमिस्ट्री वालों ने रेफरेंस बनाया 1/12 गुणा कार्बन 12 का एक परमाणु। इसको अभी अपन और अच्छे से समझ लेंगे। किसको सिलेंडर बनाया, जैसे फिजिक्स वालों ने सिलेंडर को रेफरेंस बनाया था, केमिस्ट्री वालों ने किसको रेफरेंस बनाया, 1/12 गुणा कार्बन 12 का एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। इसको यहां से अब हमें किसी भी चीज का यानी किसी भी तत्व के परमाणु का अगर वजन पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, उसको इससे कंपेयर करके देखेंगे और इससे कंपेयर करने के बाद पता लगाएंगे कि उस परमाणु का कितना वजन आ रहा है। तो मान लो जैसे हमें एक हाइड्रोजन के परमाणु का के भार का यानी द्रव्यमान का पता लगाना है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का पता लगाना है। तो जैसे हमको अगर हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान पता लगाना है तो हमने एक साइड तो क्या रखा, हाइड्रोजन का एक परमाणु रखा और दूसरी तरफ हमने 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पर रखा और कंपेयर करके देखा तो हमने पाया हमारे कंपैरिजन के अंदर कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर आया, वो आया 1/12 गुणा कार्बन 12 का एक परमाणु या कार्बन 12 का एक परमाणु का द्रव्यमान। उसी तरीके से मान लो हमें हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान पता लगाना हो, उसी तरीके से मान लो हमें नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान पता लगाना हो, तो हमने क्या किया, एक साइड तो जिस भी तत्व के परमाणु का हमें द्रव्यमान पता लगाना था उसको लिखा और दूसरी साइड हम 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान यहाँ रखते गए और कंपेयर करते गए। तो जैसे हमने कंपेयर किया तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान तो अब हमें जब भी किसी भी तत्व के किसी एक परमाणु का द्रव्यमान पता लगाना था तो हमने क्या किया, एक साइड
एक साइड तो उस परमाणु को रखा जिसका हमें द्रव्यमान पता लगाना था, और एक साइड हम उसके कंपैरिजन में 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान को रखते गए। तो जैसे ही हमने इसको रख करके देखा तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आया, 1/12 गुणा कार्बन 12 का एक परमाणु का द्रव्यमान। उसी तरीके से ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आया, 16 गुणा 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। नाइट्रोजन का कितना आया, 14 गुणा 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। और सल्फर का कितना आया, 32 गुणा 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। देखो बोलने में इतना टाइम लग रहा है, उससे ज्यादा टाइम लिखने में लग रहा है। और अब हमें जब भी किसी भी परमाणु का द्रव्यमान पता लगाना होगा तो हम इसी को कंपेयर करके लगाएंगे, और हमें यही शब्द बार बार लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा भाई। जब भी हमें किसी भी परमाणु का द्रव्यमान पता लगाना है हम उसको इससे ही कंपेयर करेंगे, और अगर हम उसको इसी नंबर से, इसी चीज से कंपेयर करने वाले हैं तो हमें यही चीज बार बार लिखनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम इस पूरे को ही एक इकाई बना लें। जब हमें ये शब्द बार बार लिखना पड़ रहा है तो क्यों ना हम इस पूरे को ही एक इकाई बना लें। तो केमिस्ट्री वालों ने क्या किया, 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान को एक इकाई बना दिया, और उसी इकाई को हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU। तो आज से एक AMU यानी एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का सीधा मतलब क्या होगा, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का सीधा मतलब ये होगा आज से एक AMU यानी एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का सीधा मतलब है 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो जैसे ही हमने कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान को एक इकाई मान लिया, एक यूनिट मान लिया, और उस यूनिट को AMU बोलने लग गए, तो अब देखो सबका द्रव्यमान निकालना कितना आसान हो जाएगा। अब हमें ये बड़ा सा शब्द बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे कोई ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान पूछेगा तो हम उसको सीधी सिंपल भाषा में बताएंगे 16 AMU। और उसी तरीके से अगर कोई हमसे नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान पूछने वाला है तो हम उसे क्या बताएंगे, 14 AMU। सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 32 AMU। और उसी तरीके से हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होने वाला है, वो होने वाला है 1 AMU। तो यहाँ पर जो आपको याद रखने वाली चीज है, ये सब आपको याद नहीं रखना है कि भाई हमने किसको तराजू में किसको रखा, कैसे रखा। आपको तो बस यहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट बेसिक चीज याद रखनी है कि आज से हम जब भी एक AMU का नाम सुनेंगे यानी एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का नाम सुनेंगे तो हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का क्या मतलब होता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का सीधा मतलब होता है 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। यही चीज आपको याद रखनी है, यही चीज आपको दिमाग के अंदर बिठानी है। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट का मतलब 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। बोलो आती है बात समझ के अंदर, ठीक। तो यहां से केमिस्ट्री वालों ने एक जुगाड़ बिठाया, और जुगाड़ बिठा करके इस नंबर से कंपेयर कर करके जितने भी परमाणु थे यानी जितने भी तत्व के परमाणु थे उन्हीं सभी तत्वों के परमाणुओं के क्या निकाल लिए, परमाणु द्रव्यमान निकाल लिए। और वो परमाणु द्रव्यमान किसके अंदर आए, हमारे पास AMU के अंदर आए। किसके अंदर आए बच्चों, AMU के अंदर आए। अब उस टाइम के अंदर, उस जमाने के अंदर तो हमारे पास ऐसी कोई मशीन या ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी जो हमें छोटे छोटे परमाणुओं के द्रव्यमान को कैलकुलेट करके बता दे। मतलब आज की तारीख में आप जाते हो ना कि भाई आपको मान लो इस पेन का द्रव्यमान पता लगाना, वजन, तो आपने इसको उठाया और इसको रख दिया तराजू के ऊपर। आजकल तो मॉडर्न जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ रहे हैं, आपने रखा
और आपको फट से उसका वजन पता लग गया। आपको खुद का वजन कैलकुलेट करना है, जाकर के किसी भी मशीन के वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो गए, आपको अपने खुद का वजन पता लग गया। तो लेकिन ये तो आज का ज़माना है जब हम इतना ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। ये उस टाइम की बात थी जब हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ उपस्थित नहीं थी, ऐसी कोई भी मशीन अवेलेबल नहीं थी जो इतने छोटे परमाणुओं का, यानी एक कार्बन 12 के एक परमाणु का क्या बता दे, हमारे पास द्रव्यमान बता दे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जैसे जैसे तरक्की हुई, तो हमारे पास एक नई चीज खोज में आई जिसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें छोटे छोटे कणों का द्रव्यमान बता करके दे सकता था। मतलब ये मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें बता सकता है कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में कितना आएगा। ठीक, तो जब हमने इस मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान पता लगाया, तो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान हमारे पास आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो अब हमें कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में पता चल चुका है। तो सिंस हमें कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में पता लग चुका है, तो अब हम एक AMU को भी किस में पता लगा सकते हैं, ग्राम में पता लगा सकते हैं। बताओ एक AMU का मतलब क्या होता है? एक AMU का मतलब होता है 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। उस जमाने में, उस टाइम पर हमें इसका वजन नहीं पता था, तो हम बार बार AMU को यूज करते थे। लेकिन अब क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से हम इसका वजन पता लगा चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इस एक कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान की वैल्यू को यहां पर फिट करेंगे। तो हम लिखेंगे 1/12 गुणा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और जब हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक AMU का, हमारे पास एक AMU का ग्राम में वजन पता लग जाएगा, जो कि होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से हमें एक AMU का वजन किसके अंदर पता लग गया, ग्राम के अंदर पता लग गया। तो अब अगर हमें किसी भी परमाणु का द्रव्यमान ग्राम के अंदर पता लगाना है, तो हम उसका द्रव्यमान पहले से ही AMU के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं। उस AMU की जगह सिंपली हम क्या रख देंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 रख देंगे, और हम उस एक परमाणु का द्रव्यमान किसके अंदर कैलकुलेट कर लेंगे, ग्राम के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था हमारे पास क्या होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक, क्या क्या पढ़ा हमने आज के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर अगर हम रिवाइज करें तो हमको जानना था परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई अस्तित्व के अंदर कैसे आई कि केमिस्ट को परमाणुओं के द्रव्यमान को जानने के अंदर दिलचस्पी हुई, उनको एक्सपेरिमेंट के अंदर परमाणु के द्रव्यमान को जानने की जरूरत पड़ी। तो परमाणु के द्रव्यमान को जानने के लिए उस जमाने के अंदर, यानी उस टाइम के अंदर हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस या ऐसी कोई मशीन नहीं थी जो हमें छोटे से परमाणु का द्रव्यमान कैलकुलेट करके बता दे। तो वहां पर बिठाया जुगाड़, और जुगाड़ के लिए हमने एक रेफरेंस को ढूंढा, और वो रेफरेंस था 1/12 गुणा कार्बन 12 का एक परमाणु का द्रव्यमान। फिर हमको दुनिया के जिस भी परमाणु का, जिस भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कैलकुलेट करना था, तो हम उसको इससे कंपेयर करके कैलकुलेट करते गए। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान इतना आया, एक ऑक्सीजन का इतना आया, नाइट्रोजन का इतना आया, और सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना आया। सिंस हमें यह नंबर बार बार लिखना पड़ रहा था, तो हमने इसी को इकाई के अंदर बदल दिया और बोला कि आज से 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान को हम एक इकाई बोलेंगे, और इसी इकाई का नाम क्या पड़ा, परमाणु द्रव्यमान इकाई। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो हमें
कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान भी पता लग गया, जो कि हमें ग्राम के अंदर पता लगा। तो जैसे ही हमें इसका ग्राम में वजन पता लगा, तो हमें एक AMU का वजन भी किसमें पता लग गया, ग्राम के अंदर पता लग गया। तो ये था हमारे पास परमाणु द्रव्यमान इकाई। आज की क्लास के अंदर इतना ही। इससे आगे का जो भी पार्ट है हम वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। उससे पहले अभी जो भी हमने आपको पढ़ाया है आप उसके खुद नोट्स बनाएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।